नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी, जिसका नाम मैंने गुलू फैमिली व्लॉग भी रखा है, क्योंकि मैं कुछ व्लॉगिंग के वीडियोस भी इसमें डालता रहता हूं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किताबें आती रहेंगी जाती रहेंगी और मैं आपको ऐसे ही नोट्स देता रहूँगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि आज जो है स्पेक्ट्रम का अंतिम दिन है, अंतिम चैप्टर का अंतिम भाग, और आज ये पूरी बुक इस पूरे नोट्स के साथ ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने कमेंट जरूर लिखिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके, कहते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ जोड़कर पुल बनाया जाता है। तो एक एक महत्वपूर्ण किताब को खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बस आप बने रहिएगा, आपको तैयारी के लिए पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो ही कुछ कुछ दिनों पर ही लाता हूँ। तो आज 60वां दिन है, और आज लगभग ये किताब लगभग क्या पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अंतिम चैप्टर नेहरू के बाद का भारत, ये जो है उसका अंतिम भाग आज खत्म हो जाएगा। बिना देर किए हुए मैं लेके चलता हूँ सीधे नोटबुक पे, और सीधे नोटबुक पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए चैप्टर है इसमें, नेहरू के बाद का भारत। मैंने बताया था 130 पेज का चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है ये, 130 पेज का। जी हाँ, 130 पेज का चैप्टर है। मैंने चैप्टर के यहाँ भी लिखा था कि 130 पेज का चैप्टर है, और मैंने इसे 7 भाग में ख़त्म किया है, छठे भाग में ख़त्म किया है। तो ये 39वां चैप्टर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद परिशिष्ट आ जाएगा। ये यहाँ से परिशिष्ट जो है स्टार्ट है यहाँ से परिशिष्ट। ये पूरा जो आपको दिख रहा है 130 पेज, ये पूरा का पूरा नेहरू के बाद का भारत का इतिहास है। किताब का जो है 20% जो मैटर है वही पूरा का पूरा इसी में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। पीछे के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और बस डिस्क्रिप्शन में नीचे, इसी वीडियो के नीचे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे आता हूँ नोटबुक पे। थोड़ा सा कैमरा हिल गया। बिना समय गंवाए हुए सीधे आता हूँ नोटबुक पे। थोड़ा सा मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ इसका। अब देखिए, ये जो सामने आप दिख रहा है, इस बुक से आप परिचित होंगे। यही बुक है स्पेक्ट्रम की, और इसका अंतिम भाग हम खत्म करने वाले हैं। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ चैप्टर पे। ये सब देख रहे हैं, सारा समरी है शुरू से लेके लास्ट तक। कितने लोगों ने कहा सर थर्ड चैप्टर से आपने शुरू किया है? जी हाँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो है वो क्या है कि सोर्स दिए हुए हैं कि इतिहास लिया कहाँ से गया है, कौन से सोर्स से इतिहास लिया गया है, और इतिहास शुरू होता है थर्ड चैप्टर से। तो ये पूरा जो है समरी है, कौन से पेज में कौन सा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा समरी है। और ये भाग 5, ये ऑलमोस्ट पहले लेके चलते हैं भाग 5 पे। ये भाग 5 है या भाग 6 है, अंतिम वाला मुझे ठीक से याद नहीं है, देखता हूँ। मैंने ये नोट्स बनाए हैं, भाग 6 है। तो भाग 5 खत्म होता है 326 नंबर पेज में। तो यहाँ मैं पेज नंबर लिख देता हूँ। ये बार बार कैमरा हिल जा रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिपरेशन करता नहीं हूँ पहले से, बस सीधे वीडियोज़ आपके लिए बना डालता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं उस चैप्टर पर लेकर चलूँगा 319 से 326। और ये भाग 6 जो है ये अंतिम भाग है 327 से। ये पूरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 333, जी हाँ, 333 पे ये खत्म हो रहा है, मतलब 7 पेज का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 7 पेज का नोट्स बना दिया, यानी बुक का जो है कम से कम 20 पेज कवर हुआ है इसमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। बाकी का आपने वीडियो पहले का नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। सबका लिंक जो है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। ये देखिए, जैसे कि देखिए भाग 2 था, ये सारा नोट्स है। बस आपको एक एक करके पढ़ना है। आप बस वीडियो देख लीजिएगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा। पूरी तरह से जो है इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना है। तो सीधे मैं लेके चलता हूं भाग 6 पे आपको। चलिए इसको वैसे कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा है अध्याय 39, नेहरू के बाद का भारत, भाग 6, और ये अंतिम भाग है। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है? अंतिम भाग है। डे है 45, मैंने 60 बोल दिया था, 45 दिन में ही खत्म हो गया। 45वां दिन है, और 45वें दिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें। तो इसमें हम लोग 2 चीज मेनली पढ़ेंगे। यूपीए सरकार,
यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, ये होता क्या है। देखिए, पहले था ना कि किसी की जो है सरकार, किसी की जो है बहुमत नहीं होती थी, तो वो लोग अलियंस करते थे, गठबंधन करते थे, एनपीए यूपीए ऐसे गठबंधन करते थे। तो ये यूपीए जो है कांग्रेस की है और एनपीए जो है वो बीजेपी की है। दोनों की अलायंस अलग अलग है, दोनों ने गठबंधन कर करके जो है सरकार बनाई थी, है ना। तो किसी तरह उन्हें गद्दी चाहिए था, अपनी सरकार बनानी थी और बहुमत किसी का भी नहीं था। तो जिसमें विधायक ज्यादा चले जाएंगे दूसरे पार्टी के, उसकी सरकार बन जाएगी। तो ये लोग क्या करते थे, अलायंस करते थे, गठबंधन करते थे। इसलिए इसका नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रखा गया। केवल कांग्रेस रखते तो कांग्रेस की केवल बहुमत नहीं थी। तो यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार यहां पे 2 बार आई थी। एक आई थी मई 2004 से मई 2009। तो मई 2004 से मई 2009 के सारे किस्से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मई 2009 से मई 2014, मई 2009 से मई 2014। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे मैटर पे, बिना देर किए हुए आपको लेके चलता हूं मैं। तो यहां पे देखिए, मई 2004 से मई 2009 यूपीए के लिए छोटी पार्टियों से सबसे पहले इन्होंने गठबंधन किया। छोटी पार्टियों में कौन कौन सी पार्टी थी? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एसपी सपा समाजवादी पार्टी, केके और प्लस वाम दल, केरला की एक पार्टी थी, है ना, और वाम दल। इन सब ने मिलकर एक यूपीए बनाया। इन सब ने मिलकर जो है एक यूपीए बनाया। और ये यूपीए के गठबंधन जो है, इसी गठबंधन को यूपीए बोला जाता था। अब पार्टी सदस्यों तथा सहयोगियों के विरोध के बाद क्या हुआ कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री बनी नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टी के लोग विरोध करने लगे, उनके अपने सदस्य विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये परिवारवाद वाली सरकार है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग हैं उस लायक, जो लोग हैं सच्चे अधिकार रखते हैं प्रधानमंत्री बनने के, उनको बनाइए। मतलब सोनिया गांधी से भी बड़े लोग हैं। तो विरोध के बाद सोनिया गांधी ने ये जो है निश्चय किया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। और श्री मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, हालांकि कमांड जो था वो सीधे सोनिया गांधी के हाथ में था। और मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। अब इनके कुछ कार्यों के बारे में जानते हैं कि मई 2004 से मई 2009 के बीच में इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया। हम लोग बहुत कुछ इसमें जानने वाले हैं, सब कुछ, विदेश संबंध वगैरह सब कुछ। यानी 2004 से हम शुरू कर रहे हैं, हम चलेंगे 2019 तक, है ना। तो देखिएगा 2019 फिर 14 में मोदी सरकार आती है, वो लोग क्या क्या करते हैं हर चीज पढ़ेंगे। कैसे डिजिटल इंडिया आया, है ना, कैसे जो है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जाइएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सामाजिक कल्याण संबंधी कौन कौन से कदम उन्होंने उठाए। सबसे पहले सामाजिक कल्याण संबंधी कौन कौन सा कदम उन्होंने उठाया उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पे अध्यक्ष जो थी, एनएसी आया। एनएसी की अध्यक्ष जो थी वो थी सोनिया गांधी। एनएसी की अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी। और यहां पे जो है वो जो थी योजनाएं बनाती थी ये लोग। तो योजना कह सकते हैं कि उस समय जो योजना आयोग था उसकी अध्यक्ष जो थी वो खुद सोनिया गांधी रहती थी। माफ कीजिएगा मुझे यहाँ उस समय जो है योजना आयोग के तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहाँ पे जो है सोनिया गांधी के पास एनएसी की कमान थी। एनएसी जो है एक कमेटी थी जो कि योजनाएं बनाती थी और उनके द्वारा ही नरेगा लाया गया था। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी जिसमें दी गई थी। तो सबसे पहला सामाजिक कल्याण संबंधी कदम ये था। उसके बाद सूचना का अधिकार 2005 और वैट की शुरुआत हुई, वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत 2005 में हुई थी। थोड़ा सा अगर विदेश संबंध के बारे में देखें तो अमेरिका के साथ संबंध मजबूत थे। डब्ल्यू बुश की 2005 में भारत यात्रा भी हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा हुई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। 30 वर्ष का प्रतिबंध था किस पर? भारत पर। किसने लगाया था? अमेरिका ने। क्यों? परमाणु व्यापार आपसे हमको नहीं करना है 30 साल तक। यह प्रतिबंध हटा दिया गया, मतलब अब कर सकते हैं। चीन से भी संबंध कुछ बेहतर हुए। नाथुला दर्रे को बिजनेस के पर्पज से, व्यापार की दृष्टि से खोला गया था। तो ये विदेश संबंध पे थोड़ा सा जो है मैंने प्रकाश डाला है।
अगर मैं आतंकवादी हमलों की बात करूं तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ये सबसे मुख्य मुद्दा है इस चैप्टर का। 2007-8 के मध्य में कई हमले हुए भारत पे। मालेगांव जो कि महाराष्ट्र में है, मालेगांव में कई सीरियल ब्लास्ट हुए। 2007 में क्या हुआ था, 2007 में हैदराबाद की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, जहां मक्का मस्जिद नाम था, बहुत बड़ी मस्जिद थी। उसके बाद 2007 में ही अजमेर दरगाह पर भी ब्लास्ट हुआ था। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था। मतलब पूरी तरह सरकार को गिराने की कोशिश, पूरी तरह से जो है सरकार का जो फायदा उठाया जा रहा था, सरकार जो भी काम कर रही थी मेल मिलाप वाले, सबको ये जो है पानी फेरने का काम किया जा रहा था। और मुंबई हमले के पश्चात 2011 में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया। 2008 में दिल्ली में कई धमाके हुए। 26/11/2008 को मुंबई में हमला हुआ। कुछ राज्यों की स्थिति जानते हैं, ये कुछ थे जो कि आतंकवादी, देखिए हर चीज में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं आपको, इसके बारे में आप जो है डिटेल में लिख सकते हैं या इनको आप लिस्टेड कर सकते हैं। राज्यों में क्या स्थिति थी, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मायावती की सरकार को बहुमत थी। 2008 में बीजेपी का जो है दक्षिण की ओर रुख हुआ। दक्षिण भारत में बीजेपी नील थी, बाद में जो है बीजेपी वहां पे अपना रुख किया उन्होंने। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी बहुमत मिली। कश्मीर के बिगड़ते हालात पे अगर नजर डालें तो 2004 से 2009 के बीच में क्या हुआ था, तो 2008 में दंगा हुआ था अमरनाथ की यात्रा भूमि के लिए। पथराव हुआ, फायरिंग हुई, सेना को लगा के मामले को शांत किया गया। तो ये कश्मीर में एक पहली प्रॉब्लम आई थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि घुसपैठ बहुत हो रहा था, तो घुसपैठ का आप चर्चा हर जगह कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूपीए के बारे में देखें तो मई 2009 से मई 2014 के बीच में 22 मई 2009 को फिर से जो है कांग्रेस यूपीए का जो है गठबंधन जो है जीत गया और उसमें मनमोहन सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया। मनमोहन सिंह को पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय तेलंगाना मुद्दा जोरों शोरों पे था। क्या था, तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने हेतु आंदोलन चल रहा था। मई 2009 से मई 2014 के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मेन कमांड ऑफिसर जो थी समझिए कि सोनिया गांधी थी, वही सब कुछ जो है आदेश देती थी। तो तेलंगाना को पृथक राज्य हेतु जो है आंदोलन चल रहा था। 2009 में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उस समय आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे YSR रेड्डी जो है मुख्यमंत्री बने थे। सब क्योंकि तेलंगाना मुद्दा पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई उन पे तो डिस्कस करना ही है, उनको आपको याद भी रखना है। जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप समझेंगे हाँ हमें इस नोट से कुछ फायदा हुआ है। उसके बाद सरकार का विभाजन जो है पर रोक लगा दिया गया। सरकार ने कहा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग नहीं करेंगे। 2009 में राज्य निर्माण प्रक्रिया की घोषणा हुई क्योंकि YSR जो थे मुख्यमंत्री, उनकी एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई और हवाई दुर्घटना हुई, उसमें उनकी जब मौत हो गई तो 2009 में जो है राज्य निर्माण प्रक्रिया की घोषणा हुई। संसद में 2014 में तेलंगाना विधेयक पारित हो गया। 10 वर्ष तक कहा गया कि हैदराबाद राजधानी रहेगी, उसका तेलंगाना राजधानी अलग हो जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान थे जिसके मुताबिक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। अब देखते हैं, देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने शुरू में ही बताना था मुझे। तेलंगाना मुद्दा, सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, मंगल पर अंतरिक्ष अभियान और भ्रष्टाचार, और उसके बाद लोकपाल बिल, इसमें हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। तो हमने तेलंगाना मुद्दा पढ़ा, ध्यान से समझ जाइएगा तेलंगाना मुद्दा कैसे क्या हुआ था। उसके बाद समाज कल्याण संबंधी जो कदम है उसमें है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आया, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है सबको। अनुच्छेद 21A को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी बना दिया गया। महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने के लिए आपराधिक कानून अधिनियम 2013 लाया गया। ये सब मतलब समाज के लिए जो काम हुए। दिल्ली रेप कांड आपको पता होगा 2012 में ज्योति सिंह थी। ज्योति सिंह उनका रियल नेम था,
जैसा कि इस किताब में दिया गया है। उनका नाम उस समय आउट नहीं किया गया था, बाद में उनकी मां ने बताया था, लेकिन मीडिया ने जो उनको नाम दिया था वो निर्भया नाम दिया था। तो निर्भया कांड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि निर्भया की जो है निर्मम तरीके से जो है बलात्कार किया गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर बहुत बवाल हुआ था। अंत में जाके जितने भी जो दोषी थे उनको कोर्ट ने, अदालत ने जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मौत की सजा दी थी। बाद में 1-1.5 साल के बाद उन्होंने एक याचिका भी दायर की कि हमारी मौत की सजा को कम करके उम्र कैद की सजा कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां जस्टिस जो बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने स्टेट जो है रिजेक्ट कर दिया, उनके इस एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया और उनकी सजा बरकरार रखी और उनको फांसी दे दी गई। तो बहुत बड़ा कांड हुआ था दिल्ली रेप कांड 2012 में। ज्योति सिंह उनका नाम था, निर्भया उनको नाम दिया गया था मीडिया द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये कानून आया, महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने हेतु आपराधिक कानून अधिनियम एक अलग से लाया गया 2013 में। केवल महिलाओं हेतु यह कानून का जो है विरोध हुआ। कहा गया कि महिलाएं क्यों, पुरुषों के साथ भी कुछ ऐसा कृत्य हो सकता है या पुरुषों को भी सुरक्षा चाहिए, तो केवल महिलाएं क्यों, तो थोड़ा सा बवाल हुआ था इस पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भोजन का अधिकार अधिनियम आया ताकि इसकी कमी ना हो, किसी भी परिस्थिति में ये जो है निपटा जा सके इस तरह की खाद्य संबंधी समस्या से। तो ये कुछ सामाजिक कार्य हुए, ये जो थे कुछ सामाजिक कार्य हुए। ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या काम हुआ था। आपको ध्यान में रखना है 2 कार्यकाल, मई 2004 से मई 2009 और मई 2009 से मई 2014। ये यूपीए का सरकार था, केवल कांग्रेस नहीं कहेंगे, पूरी गठबंधन का सरकार था। मंगल हेतु अंतरिक्ष अभियान क्या हुआ था, इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मंगलयान मिशन भी कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था मंगलयान को। और भारत जो है उस समय पहला ऐसा देश बना था जो सबसे कम लागत में एक ही बार में मंगल पर सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग की थी। और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, मिशन मंगल, तो आप लोग जरूर देखिएगा, अक्षय कुमार की मूवी है। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भ्रष्टाचार आरोप तथा लोकपाल अधिनियम। क्या हुआ था 2013 में, आप अन्ना हजारे को जानते होंगे। अन्ना हजारे की ही देन है कि आज सारे सरकारी जो काम होते हैं उस पे जो है आप पूछ सकते हैं और समय सीमा बांधी गई है ना, उस पर सवाल पूछ सकते हैं। 2013 में लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल पारित हुआ। लेकिन ये तो एक अच्छी चीज हुई, लेकिन खराब चीज क्या हुई कि 2G और 3G स्पेक्ट्रम, 2G क्या है 3G क्या है, ये सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का इंटरनेट सुविधा है जो उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता था। तो 2G 3G के जो लाइसेंस मिल रहे थे वो सभी कंपनियों को एकदम बथेरे बांट दिया गया था। आपने देखा होगा उस समय एस्टेल, एयरटेल, बीटेल और एयरसेल और पता नहीं बहुत सारी कंपनी एक साथ लॉन्च कर गई थी, है ना। तो जैसे कि MMT, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी थी जो लॉन्च कर गई थी, क्योंकि सबको लाइसेंस बांट दिया गया था। तो ये घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा पैसा लिया गया था उसमें। तो इसलिए बाद में जब इसकी जांच हुई तो कई कंपनियां बंद हो गई। तो 2G और 3G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों में गड़बड़ी हुई थी। कोयला आवंटन घोटाला हुआ था। और अन्ना हजारे जी ने 12 दिन का अनशन किया, तब जाके जो है लोकपाल बिल पारित हुआ। भ्रष्टाचार किससे कम हुआ। 1 जनवरी 2014 को सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी। 1 जनवरी 2014 को जो है इसकी घोषणा कर दी थी। तो ये भ्रष्टाचार संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, जिसको आपको याद रखना है। अब क्या था अधिनियम 2013, तो समग्र भारत पे लागू हुआ था। भारत के सभी लोक सेवकों पे लागू हुआ था ये लोकपाल बिल। संवैधानिक निकाय नहीं इसको बनाया गया था, ये गलती की गई थी। और न्यायपालिका को जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया था, मतलब न्यायपालिका का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं कैमरे को। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए 2014 में आम चुनाव हुआ, इसमें समरी मैंने लिखा है। अब हम समय आ गया है 2014 से 2019 के बीच में पढ़ने का, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत कुछ है। मोदी जी ने इतने सारे काम किए, इतने सारा दौरा किया कि जीके भर दिया उन्होंने,
है ना। तो हमें इसे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें ये देखिए। पहले हमें 2014 के आम चुनाव के बारे में थोड़ा सा जानना है। उसके बाद एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, मैंने कहा था ना जब बहुमत नहीं होती तो गठबंधन होता है और सरकार बनती है। तो ये एनडीए जो था वो बीजेपी की गठबंधन थी। 2014 से 2019 तक आई थी और 2019 से भी 2024 तक चल रही है सरकार। तो हम लोग 2019 तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। योजना स्थान आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया, एनआईटीआई, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एनआईटीआई का मतलब शायद आप लोग जानते होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है। और उसके बाद जनधन आधार, जैसे कि जनधन खाता और आधार को जोड़ा गया। स्वास्थ्य नीति, आर्थिक सुधार में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सबके बारे में पढ़ेंगे। और उनके बारे में तो जानते होंगे, किंगफिशर के मालिक जो माल्या जी थे भाग गए, और एक गुजराती भाई भी थे वो भी भाग गए, उनका नाम मुझे याद नहीं है। आपको याद होगा तो जरूर बताइएगा। याद है मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही देखना है। तो उसके लिए जो है भगौरा आर्थिक अपराधी अधिनियम आया। उसका किसान और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा क्या हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। विदेश संबंध पढ़ेंगे। सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। और उसके बाद आम चुनाव फिर से हुए और एनडीए की वापसी हो गई, फिर से एनडीए 2019 में आ गई, 2024 तक रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये समरी था। हम लोग आगे जो है अभी ये पढ़ने वाले हैं। अभी इसको पूरा बुक को खत्म करना है, क्योंकि अगली बुक जो है मुझे फिर इसको शुरू करना है और इसको खत्म भी करना है। संविधान ये ग्रंथ है, मेरे लिए चैलेंज है, मुझे किसी ने चैलेंज दिया है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। और इसके नोट्स भी हम लोग बनाएंगे डेली बेसिस पर। तो तैयार हो जाइए, कमर जो है कस लीजिए और एक नई जो है नोटबुक ले लीजिए और नया जोश बना लीजिए इस किताब को खत्म करने के लिए, है ना। स्पेक्ट्रम हमारा ये खत्म हो चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो जरूर आप लोग सारे चैप्टर पढ़े। सारे चैप्टर 45 के 45 चैप्टर दिए हुए हैं। माफ कीजिएगा, चैप्टर 39 ही है। 45 दिन मैंने इसका क्लास करवाया है, भाग 1, 2 करके कुछ चैप्टर हैं। चलिए 2014 का आम चुनाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष 2013 में जो थे, अब ये पार्टी मैंने क्यों लिखा, कांग्रेस के बारे में लिखा, मैं कांग्रेस लिखना भूल गया हूं, आप लोग कांग्रेस लिख लीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष जो है 2013 में राहुल गांधी को बनाया गया, मैंने ब्रैकेट में कांग्रेस लिख दिया। बीजेपी का चुनाव प्रचार का आधार जो है विकास रखा गया। बीजेपी ने कहा कि हम विकास कर रहे हैं और करेंगे, विकास ही हमारा लक्ष्य है प्रथम। तो यहां पे जो है बीजेपी ने जो चुनाव का आधार बनाया वो विकास को बनाया। उसके बाद बीजेपी का आधुनिक तरीके से प्रचार किया। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जहां पे यूथ की अच्छी पहुंच थी, है ना। न्यूज का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया। मोदी विकास मॉडल आप लोग जानते होंगे। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात बहुत विकास किया था। तो उसका जो है गुजरात विकास मॉडल या गुजरात मॉडल के नाम पे बहुत अच्छा प्रचार हुआ मोदी जी का, और मोदी जी को जो है एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखा गया। 16वीं लोकसभा चुनाव था। बीजेपी 282 सीट रिकॉर्ड 282 सीटों से विजयी हुई। कांग्रेस को मिली केवल 44 सीटें। तो ये धमाकेदार एंट्री हुई यहां पे बीजेपी की। एनडीए सरकार जानते हैं, एनडीए सरकार के बारे में हम लोग जानते हैं 2014 से 2019 के बीच में साथ कुछ क्या हुआ। तो देखिए 26 मई 2014 को सरकार बनाई गई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। पहला ऐसा शपथ समारोह था जिसमें सार्क के सभी सदस्य, है ना, और राष्ट्र प्रमुख आमंत्रित किए गए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था, किसी प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में ऐसा नहीं किया गया था। सबका साथ सबका विकास एजेंडा था। व्यापक समावेश करके सामाजिक, वित्तीय एवं पारदर्शिता को सामने रखा गया। मतलब कहा गया कि हम लोग जो है सब कुछ बैलेंस रखेंगे, समाज को आगे बढ़ेंगे और पारदर्शिता रखेंगे, सब कुछ सामने रहेगा। तो इसको आधार बनाया गया आगे की सरकार चलाने के लिए। मतलब एक धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार शुरुआत और धमाकेदार प्लानिंग भी थी, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया गया। बहुत कुछ बदलाव हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे स्किल इंडिया के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। सब कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए पहले देखते हैं डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस। अब देखिए डिजिटल मतलब होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। डिजिटल मतलब होता है तकनीक से किसी भी सुविधा को जोड़ देना।
वही है डिजिटल इंडिया, है ना। आजकल हम लोग को साइन करने की डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, हम लोग अपना आधार जो है वेरीफाई कर देते हैं, साइन हो गया, डिजिटल है। हमको बैंक में नहीं जाना पड़ता, आपको मुझको बैंक में नहीं जाना पड़ता किसी काम के लिए, हैंड टू हैंड सब कुछ काम हो जाता है, डिजिटल है। बहुत कुछ चेंजेज आए थे और ई गवर्नेंस आई थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारा काम करना होता था। सबसे पहले तो सार्वजनिक जितने भी सरकारी कार्यों में कागज को कम से कम प्रयोग करने के लिए कहा गया। आप जानते हैं पहले हम लोग आवासीय बनाते थे, पहले हम लोग कैरेक्टर चरित्र प्रमाण बनाते थे, कागज पे सारा काम होता था और कागज जाकर रिसीव करना होता था। आजकल डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट से, तो ये चीजें हुई। उसके बाद ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट, अब भाई इंटरनेट रहेगा तभी तो डाउनलोड होगा, तो गांव में जो है इंटरनेट को बढ़ाया गया। मुझे याद है जब मैं 12th में था तो इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ी चीज होती थी, और इंटरनेट पे गूगल चलाना बहुत बड़ी चीज होती थी, और मूवी देखना तो सपना था, या कोई वीडियो देखना तो सपना था। ये संभव हुआ जब गांवों में इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद ई पार्टिसिपेशन, ई सर्विसेज की सुविधा को दुरुस्त किया गया, मतलब कोई भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इंटरनेट के माध्यम से, कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, दे सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया। आप लोग जानते हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, सब कुछ जो है मतलब डिजिटल तरीके से लोग पेमेंट करें, ताकि इनका रिकॉर्ड भी रहता है और गड़बड़ी होने के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि बहुत सारे फ्रॉड्स को भी बढ़ावा मिला इससे, बहुत सारे गलत काम भी इससे हुए। तो ये था डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस। अब समझ गए होंगे। देखिए मुझे समझाना है कि आखिर में इसका हम डिजिटल इंडिया का जिक्र करें तो क्यों करें, जिक्र करें तो क्या करें, जिक्र करें तो कैसे करें, और लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक नीतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नीति आयोग का शुभारंभ हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 29 मई 2014 को इसकी योजना का जो है प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 2015 से यह प्रभावी हो गया, घोषणा हो गई, और भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में इसे माना जाता है। मतलब ये सोचेगी, प्लान बनाएगी, एग्जीक्यूट सरकार करेगी। उसके बाद आया जनधन आधार मोबाइल, जिसका नाम था JAM। देखिए, जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल, जैम याद रखिएगा। तो ये है क्या? सबसे पहले तो जनधन, मैं मोटे तौर पे समझा दूं, जनधन मतलब आम लोगों का धन। जनधन खाता खुलवाया गया बैंक में, जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब जरूरी नहीं कि उसमें पैसा रखिए, अकाउंट खोल लीजिए, बस आपका एक अकाउंट होना चाहिए। क्यों कहा गया अकाउंट होना चाहिए? क्योंकि आप कोई भी सरकारी सुविधा लेते हैं, कोई भी तरह की सब्सिडी मिलेगी, कुछ ही मिलेगा तो वो वहां आएगी, बीच में आपको बिचौलिए नहीं मिलेंगे जो बीच में से आपके पैसे खा जाएंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट पे आएगा। तो जनधन खोला गया। अब जनधन की सुरक्षा के लिए आधार को उससे कनेक्ट किया गया, है ना, आधार को जोड़ा गया। आधार के बेसिस पे जनधन खाते खुले। तो आधार तो एक आदमी का एक ही होता है, UID नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आधार को जोड़ दिया गया मोबाइल से। अब भाई यहां तो चोरी हो सकती है, तो आधार को वेरीफाई करवाने के लिए एक OTP आएगा मोबाइल पे, तो मोबाइल से जोड़ दिया गया। यही जनधन आधार मोबाइल जैम सुविधा थी। देखिए क्या हुआ इसमें, मोटे तौर पे मैंने बता दिया, आप कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सभी प्रकार की सरकारी सब्सिडी देने हेतु इसका काम किया गया, और प्रत्यक्ष अंतरण सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, यानी कुछ भी मिले तो सीधे जो है जिसको लाभ मिल रहा है उसको पहुंचे। ऐसा नहीं कि चला था 100 रुपया और आते आते हमको 35 से मिला, बीच में बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मध्यम बाबू सब खा गए, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट उनको मिले। हालांकि इसमें भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये चीज जो है सुविधा शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी। इसमें क्या था कि 24 अगस्त 2014 को इसका प्रारंभ हुआ। बिना न्यूनतम बैलेंस, वही है जनधन के बारे में बोल रहा हूं मैं, सबको मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने मोटे तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने लिखा भी है जनधन के बारे में, उसके बाद मोबाइल आधार के बारे में। उसके बाद बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए, आधार को सदृढ़ता से लागू किया गया, सबका आधार अपडेट किया गया, बायोमेट्रिक डेटा तैयार किया गया। OTP से यह अवैध होता था, वन टाइम पासवर्ड से एक व्यक्ति के लिए एक बार ही यूज हो सकता था, और अन्य खाद्य सब्सिडी में भी इसका उपयोग होता था। तो बहुत चीजों पे लगाम लगाया गया इससे। उसके बाद मोबाइल आधार, तो मैंने बताया कि आधार मोबाइल को प्रभावी रूप से लागू किया गया और बैंक खातों से जोड़ दिया गया। आधार मोबाइल द्वारा भुगतान की सुविधा दी गई, यानी कि आधार को आप वैलिडेट कर देते हैं, OTP देते हैं, तो आपके पैसे भी जो है कट जाएंगे। और ऋण लेना हो, कर्ज, सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट करना हो, इन सब में जो है आधार का उपयोग
होने लगा। तो बहुत ही अच्छी चीज थी यहाँ पे। उसके बाद स्वास्थ्य नीति आई। स्वास्थ्य नीति क्या थी? तो जनवरी 2015 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था? कि खुले में शौच को मुक्त करना था भारत को, याद रखिएगा। और जब ये काम हुआ तो जो डायरिया जो होता था शौच की वजह से, बाहर में शौच की वजह से, उसमें भारी कमी आई थी और आज हमारा देश लगभग डायरिया मुक्त हो गया है। उसके बाद आर्थिक सुधार की दिशा में क्या कदम उठाए गए? तो रक्षा एवं रेलवे में सबसे अधिक विदेशी निवेश करवाया गया। यही हम लोग कहते हैं कि निजीकरण हुआ। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया। मेक इन इंडिया में क्या हुआ? घरेलू विनिर्माण उद्योग, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? देखिए, स्टार्टअप का मतलब होता है बिजनेस, कुछ ना कुछ आप शुरू कीजिए। लघु उद्योग शुरू करने के लिए ऋण, मध्यम उद्योग शुरू करने के लिए ऋण खासकर ग्रामीण इलाकों में दिया जाने लगा। ये स्टार्टअप इंडिया हो गया। स्किल्ड इंडिया में क्या किया गया? जितने भी पढ़ने वाले लोग थे, जो लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे कंप्यूटराइज कोर्स को लगभग 9 के बराबर पैसा लेके या बिना पैसों के मुफ्त, मतलब पूरी तरह से मुफ्त जो है गवर्नमेंट द्वारा ये दिया जाने। कोई ना कोई तकनीकी शिक्षा ले लीजिए, डीसीए सीख लीजिए, बीसीए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो स्किल्ड बनाने के चक्कर में स्किल्ड इंडिया आया। दिवालिया तथा दिवाला संहिता 2016 आया और भगौरा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 आया, जिसमें कर्ज धोखाधड़ी और संपत्ति जब्त और नीलाम जो है कि यहाँ पे के प्रावधान को जोड़ा गया। क्यों? ये माल्य वाला जो घटना हुआ इसकी वजह से ये अधिनियम आया था। 2018 में आया था ये, बाद में आंख खुला लोगों का। उसके बाद हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी आई, यानी लाइसेंस दिया जाने लगा इसके लिए। घरेलू तेल गैस का उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से कई कंपनी को इसका लाइसेंस दिया गया। उसके बाद बहुत बड़ी चीज आई, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, नोटबंदी। नोटबंदी का जो है सिस्टमेटिकली अगर आप इसका नाम कहें तो विमुद्रीकरण है। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को, मुझे ये दिन याद है, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ कि रात को मोदी जी ने घोषणा किया कि 9 तारीख रात के 12 बजे के बाद से 500 एवं 1000 के पुराने नोट जो हैं वो सब बंद हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। एक लिमिट भर आप पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक से। तो जिन लोगों ने पैसा दबा के रखा था, काला धन ब्लैक में रखा था, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कई जगह तो लोग बोरे में भर के फेंकने भी लगे। रियल एस्टेट खुदरा व्यापार इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि व्यापार में क्या होता है, खुदरा व्यापार में खासकर लोग जो है खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, तो उनका पूंजी उनकी पैसे के रूप में, नोट के रूप में रखी, तो उनको बहुत परेशानी हुई इसको चेंज करने में। स्टॉक मार्केट में गिरावट हो गई, लोगों ने पैसा लेना देना बंद कर दिया उस समय के लिए। काला धन एवं करारोपण अधिनियम 2015 आया। इसमें कहा गया कि 50% ऑफर है, यानी 50% लीजिए और काला धन हमको दे दीजिए। उसके बाद आया जीएसटी। ये जीएसटी कांग्रेस के समय में भी इसका आवाज उठा था, बीजेपी ने विरोध किया था। यही बीजेपी ने क्या किया, जीएसटी जो है 2006-07 में इसकी घोषणा की गई थी यूपीए द्वारा, लेकिन उस समय कुछ कारणवश जो है नहीं हो पाया। बाद में इसमें कुछ सुधार करके जीएसटी को लाया गया। 101वां संशोधन हुआ 2016 में और तब जाके जीएसटी को वहां लाया गया। पेट्रोलियम उत्पाद, मनुष्य के उपभोग वाला अल्कोहल जो है ये जीएसटी के मामले से बाहर है। तो ये देखिए, ये चीजें मैंने यहाँ पे कही है ना। काला धन अधिनियम जीएसटी 2007 में यूपीए सरकार ने लाया था, कांग्रेस सरकार ने। बाद में 101वां संशोधन किया गया 2016 में और पेट्रोलियम उत्पाद और मनुष्य का जो यूज करता है अल्कोहल, शराब, उसको उससे बाहर रखा गया। तो ये चीजें हुई, है ना। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, ध्यान से समझिएगा सब चीज एक एक करके, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो है चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूं। अब आते हैं किसान तथा कृषि में। तो 2022 तक किसान की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया, हालांकि हुआ नहीं। हालांकि लक्ष्य लेकिन रखा गया था। नवीन फसल बीमा योजना आई, यानी फसल का नुकसान हो जाए तो किसान को उसकी भरपाई हो पाए। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान सम्मान निधि लाएंगे, जिसमें जो अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक जिसके पास भूमि है, सबको 6,000 रुपये वार्षिक यानी 500 रुपया मंथली जो है उनको मिलेगा, है ना। उसके बाद अवसंरचना यानी कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, नवीन भारतमाला परियोजनाएं आई, कई सड़कों को एक साथ जोड़ा गया, कई जगहों को जोड़ा गया। क्षेत्रीय हवाई अड्डों जैसे दरभंगा में देखिए बना,
है ना। वाराणसी में एक जो मतलब कहीं कहीं जो है बड़े हवाई अड्डे नहीं थे, उनको बड़े स्तर पे विकसित किया गया, जहां नहीं था वहां बनाया गया, यानी क्षेत्रीय स्तर पे हवाई अड्डों का निर्माण हुआ। रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ, है ना। रेलवे के आधुनिकीकरण में आप देख सकते हैं LHB कोच, लाल वाली कोच जो देखते हैं वो आ गया। मतलब कई तरीके से, जैसे कि शताब्दी पहले चलती थी, अब उसको जो है वंदे भारत या फिर मतलब रेक जो है उसमें कहीं ना कहीं रेलवे में जो आधुनिकीकरण देखने को मिला। उसके बाद LED बल्ब योजना आई, ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब बांटा गया ताकि लोग बिजली कम खर्च करें। तो ये कुछ अवसंरचना से संबंधित कारण थे। कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जाने तो प्रधानमंत्री आवास योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी हुई, कई लोगों को इसका लाभ भी मिला। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके तहत 2018 तक सभी गांवों में विद्युत का जो है, पहले आप देखते थे कई गांवों में बिजली ही नहीं थी, आजकल हर जगह बिजली है, मोबाइल हर जगह है, चार्जिंग होते हैं और लाइट भी रहती है। तो ये लक्ष्य पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना आई। उज्ज्वला योजना क्या था? तो उज्ज्वला योजना था BPL जो परिवार है, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले जितने परिवार है सबको मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। हालांकि रिफिलिंग की सुविधा नहीं दी गई। रिफिलिंग मतलब कि अगर खत्म हो जाए तो दोबारा सरकार नहीं भरवाएगी, आपको भरवाना है। कनेक्शन शुरू में जो है आपको मिल जाएगा फ्री में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आप कुछ पैसे मंथली जमा कीजिए, आपको हाई इंटरेस्ट सरकार देगी और बड़ा मोटा पैसा देगी, जो बेटी आपकी 18-19 साल की हो जाएगी, शादी करने लायक। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा लाया गया। तो ये चीजें जो है, नरेगा का ही नाम चेंज के मनरेगा कर दिया गया। तो ये चीजें कुछ हुई कल्याणकारी योजनाएं। सुरक्षा को ध्यान में रखे तो माओवादियों से निपटने के लिए विशेष दल का गठन हुआ। दक्षिण राज्यों में जो है रोकने में सफलता भी मिली, माओवादियों कई सारे ऑपरेशन हुए। विमुद्रीकरण के कारण आतंकी गतिविधियों में नहीं हुई या उसमें भारी कमी आई, क्योंकि इनके पास जो पैसे रखे हुए थे ना, इनको एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो गया, हथियार खरीदने में परेशानी होने लगी। कश्मीर की स्थिति और पाकिस्तान की संलिप्तता जो है सामने आई। क्या हुआ इसमें? तो देखिए, ये अलग है मैटर, ये स्टार यहां मार्क कीजिएगा, ये अलग मैटर है। क्या हुआ था? नवंबर-दिसंबर 2014 का समय था, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, कश्मीर की क्या समस्या आई थी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में। PDP विजयी हुई थी और PDP और BJP दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे कश्मीर के, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पश्चात उनकी बेटी जो थी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बन गई और कश्मीर की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद क्या हुआ? उस समय घटना हुई, बुरहान वानी एक आतंकवादी था, उसको जुलाई 2016 में सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया। इससे क्या हुआ? भारी दंगे हुए, है ना, भारी दंगे हुए। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था ये बुरहान वानी, है ना। तो कश्मीर में विरोध हो गया, पथराव हुआ, गाड़ियां जली, सरकारी भवन जले, इसलिए कश्मीर में क्या लग गया? कश्मीर में कर्फ्यू लग गया। कश्मीर में क्या लग गया? कर्फ्यू लग गया। पुलवामा मुठभेड़ में क्या हुआ? लश्कर ए तैयबा के कमांडर जो है वो मारा गया। हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ इसके लिए भी, इसके समर्थक भी बहुत सारे घाटी में थे, तो बहुत प्रदर्शन हुआ। 2018 में गठबंधन का अंत हो गया, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि मुफ्ती सरकार कहीं ना कहीं मदद कर रही है आतंकवादियों की। सरकार ने गठबंधन क्या किया? उससे तोड़ लिया। BJP अलग हो गई, PDP अलग हो गई। तो ये हालात हो गए थे कश्मीर के। आगे जानते हैं। अंत में महबूबा जो मुफ्ती थी, मुख्यमंत्री बनी बैठी थी, उनको बहुमत नहीं मिला जैसे ही BJP चली गई, तो इनको क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हो गया। कई बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए। जनवरी 2016 में आपको याद होगा, पठानकोट एयरफोर्स का हवाई बेस था, वहां पे हमला हुआ। लगी हुई फाइटर जेट में बॉम्ब डाल दिया गया था और वहां पे बहुत गोलीबारी हुई। अंत में आतंकवादी मारे गए। 25 जून 2016 को पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें आपको याद होगा कि यहां पे जो है पुलवामा अटैक में गाड़ी जो जा रही थी CRPF की, उस पे काफिले पे हमला हुआ था। लगभग सारे CRPF जवान मर गए थे और इसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर ए तैयबा ने। इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? लश्कर ए तैयबा ने। 18 सितंबर 2016 को उड़ी हमला हुआ। उड़ी पर एक मूवी भी बनी हुई है। क्या हुआ था उड़ी में? उड़ी में सुबह सुबह का समय था, जवान अपने अपने तंबू में सो रहे थे और सोए हुए जवान पे गोलियां बरसाई गई, बॉम्ब दागा गया, आग लगा दिया गया। कुछ घुसपैठी जो है वहां घुस गए थे उनके कैंप पे, तो ये उड़ी हमला हुआ था। हालांकि इसका बदला लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक से और ये मूवी में, उड़ी मूवी में दोनों दिखाया गया, आप लोग जरूर देखिएगा।
29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कई लोग इसका प्रूफ भी मांगते हैं। 3 अक्टूबर 2016 को क्या हुआ, बारामूला में राष्ट्रीय राइफल बटालियन पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी किसने ली, जैश ए मोहम्मद संस्था ने ली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसको याद रखना है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, जिसके बारे में आप बोल सकते हैं, है ना। तो आपको विचार कहीं प्रकट करने को मिले तो आप मेंस में आराम से लिख सकते हैं। तो इन घटनाओं को आप लोग याद रखिएगा बस। उसके बाद क्या हुआ था, यहां देखिए 26 फरवरी 2019 को वायुसेना द्वारा क्या हुआ, वायुसेना का एक फाइटर प्लेन है मिराज, इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर के सीमा पार जाकर, जम्मू कश्मीर के सीमा के उस पर बालाकोट, ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान में है, वहां पे जाकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की योजना विफल होगी। पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा कि वो लोग आए क्षण भर में और घुस के बम बरसा के चले गए। हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ, पाकिस्तान ने घुसपैठ की योजना बनाई और ये योजना विफल हो गई। भारत पाक हवाई मार्ग बंद हो गया, तनातानी हो गया। लेकिन जुलाई 2019 में काफी नुकसान होने लगा दोनों देशों का, तो इस मार्ग को खोल दिया गया। तो ये कुछ आतंकवादी घटनाएं थी, आपको इसको जो है ध्यान में रखना है। विदेश संबंध के बारे में बात करें तो 2014 में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय दिया गया। 17 में डोकलाम मुद्दा सामने। डोकलाम मुद्दा क्या था, डोकलाम जो था, ध्यान दीजिएगा, 2017 में चीन, डोकलाम जो क्षेत्र था ना, वो चीन, म्यांमार और भारत तीनों से घिरा हुआ एक संयुक्त क्षेत्र था, जहां पे कोई सीमा नहीं थी। वहां पे चाइना ने क्या किया कि रोड बनाना शुरू कर दिया, है ना। 2017 में चीन ने भारत, भूटान तथा चीन, माफ कीजिएगा म्यांमार नहीं, भूटान था, भारत, भूटान और चीन से घिरे एक संयुक्त क्षेत्र में जो है सड़क बनाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना जो थी उसने भूटानी सेना को कहा कि विरोध कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो यहां पे झड़प हुई और वो रोड अब बनना बंद हो गया। भूटानी सेना का विरोध हुआ, हालांकि भूटानियों को ज्यादा वैल्यू दिया नहीं चाइना वालों ने, तो भारत की भी इसमें जो है थोड़ी सी मतलब कार्रवाई हुई। भारत के जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने इस पे कार्रवाई की, वो लोगों ने सेना भेजा और भारत की मुख्य भूमि से सटा हुआ क्षेत्र था, तो एक सुरक्षा दृष्टि से सही नहीं था कि वहां सड़क बनाए बिना किसी बातचीत के। तो सटे होने से भारतीय सेना का भी गतिरोध हुआ। यूएसए, अमेरिका से रिश्ते सुधरे, भारत क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा बना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार कौन लोग, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चार का एक संयुक्त जो है क्वाड्रिलेटरल एक संस्था थी, सुरक्षा मामले को देखती थी। तो इसका एक सदस्य भारत बना। फिलिस्तीन, इजराइल से जो है संतुलन बना के रखा गया। तो ये कुछ विदेश संबंध थे, और बाकी आपकी मोदी जी की यात्रा के बारे में आपको पता होगा। सारे यात्रा को एक्सप्लेन करना जो है यहाँ जरूरी नहीं है। अब थोड़ी सी देखते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। देखिए, सांप्रदायिक दंगे तो ना के बराबर हुए, जिसके लिए जाना जाता था, माना जाता था कि मोदी सरकार आ रही है, और मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में जब मुख्यमंत्री तो कई दंगे फसाद हुए, तो ऐसा माना जाता कि यहां भी हो, लेकिन न के बराबर हुए। सबसे बहुत अच्छी चीज, लव जिहाद के बारे में आपने सुना होगा, इसके विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। लव जिहाद क्या था, तो लव करके जो है जिहाद के नाम पे मुस्लिम बनाना, और मतलब ऐसे कुछ मामले आए थे। सब मामले ऐसे नहीं होते हैं। तो लव जिहाद के विरुद्ध अभियान चलाया गया। मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ भाड़ ने मिलकर किसी को मार दिया, जैसे कि साधु पे हमला हुआ था, है ना। साधु का बदला लेने के लिए कुछ हिंदुओं ने जो है किसी मुस्लिम को मार दिया, मतलब ऐसी घटनाएं होती नहीं। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ का शिकार बनना। इंटरनेट के प्रयोग में असाधारण वृद्धि आई, बहुत ज्यादा वृद्धि। आपको पता होगा 2014 के पहले जाइए, 2014 के बाद आइए, इंटरनेट किस तरीके से तेजी से बढ़ा है। इंटरनेट बढ़ने का ही जो है प्रभाव है कि मैं आराम से वीडियो आपको दे पा रहा हूं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जारी रही, महिलाओं के विरुद्ध जो है मामले आते रहे। समलैंगिकता धारा 370 के अंतर्गत आती है, इसको मान्यता मिल गई, इसको अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया गया, यानी समलैंगिक जो है अपने संबंध बरकरार रख सकते हैं। पहले ये क्या था, धारा 370 के अंतर्गत इसको अपराध माना गया था, लेकिन उसी के धारा में जो है संशोधन करके उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। रोजगार मामले में आसक्ति, निराशा हुई, है ना। रोजगार न के बराबर मिले, रोजगार थे भी तो मिले नहीं, उस तरीके से एकदम मामला पलट गया और उद्योगपतियों को भारी लाभ हुआ। तो ये कुछ चीजें हुई, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, इसको आप राजनीतिक प्रक्रिया से ना जोड़े। आम चुनाव 2019 हुआ, एनडीए की वापसी हुई। क्या हुआ था, एनडीए 353 सीटों पर विजयी हुई, कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें 2019 के चुनाव का जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक एडवांटेज है ना,
कि सबसे अधिक महिला ने चुनाव लड़ा था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जो है बीजेपी अध्यक्ष बने। कुछ कारण पूछा जाता है। 2019 में मोदी सरकार आई तीसरी बार, तो मतलब क्या कारण हो सकता है दूसरी बार। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, है ना, स्टार चेहरा। आक्रामक चुनाव प्रचार किया गया, धराधर एकदम यूथ को जोड़ा गया, युवाओं तक बेहतर पहुंच बनाया गया, कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया गया, कल्याणकारी योजनाएं, लंबी सूची बनाई गई, आप लोग जानते हैं कितनी लंबी सूची थी, और सर्जिकल स्ट्राइक से वाहवाही मिली सरकार को। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसके वजह से बीजेपी को बहुमत मिली थी। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कुछ फैक्टर्स। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखिए यहां से ये खाली रहेगा, और अब मैं एक नई कॉपी लेके आऊंगा इस किताब के लिए। तैयार हो जाइएगा आप लोग। ये बुक पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इस बुक का कोई काम नहीं है, अब ये वीडियो नहीं आएंगे, ये अंतिम वीडियो था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और प्लीज अपने कमेंट जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर बताइए।